नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है, या यूं कहिए पिछले कई सप्ताह से चर्चा में है, लेकिन कुछ नई बातें भी आ रही हैं। नई बात क्या है? देखिए, इस देश में चुनाव आयोग से शिकायतें, उनसे आपत्ति, छोटी मोटी आपत्ति, लोकतांत्रिक देश है, होती रहती है, होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष में हो, कोई भी विपक्ष में हो। लेकिन क्या आप इससे पहले आपने कभी देखा है कि चुनाव आयोग को या चुनाव आयोग जैसे लोकतांत्रिक संस्था की किसी और संस्था के अधिकारियों को नेता प्रतिपक्ष इस देश का वो खुली धमकी बार बार दे रहे हैं? हमारी सरकार बनी तो देख लेंगे। अब ये देख लेंगे का मतलब क्या होता है? क्या उस तरह से देख लेंगे जैसे 1975 में देखा था, इमरजेंसी के दौरान देखा था? क्या कहना चाह रहे हैं? देख लेंगे, इस तरह की धमकी आजकल आम हो गई है। कभी मीडिया को धमकी, आज चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी देंगे कि देख लेंगे। तो ये कब तक चलेगा? और क्या इस तरह से संविधान की रक्षा होगी, जिस संविधान की बात बात पर दुहाई देते फिरते हैं? क्या संविधान की सुरक्षा, संविधान की रक्षा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इस तरह से हमले करके, खुले हमले करके होगी? क्या संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में इससे? लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? हमारी छवि को कितना नुकसान हो रहा है? क्या इन सब चीजों को सोचने की जिम्मेदारी इस देश के नेता प्रतिपक्ष की नहीं है क्या? क्या वो अपनी इस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही हैं, और एक बार नहीं, एक आध बार होता है कि जुबान फिसल गई, बोल दिया, लेकिन जिस तरह से बार बार खुली धमकी दी जा रही है चुनाव आयोग के अधिकारियों को, कह रहे हैं कि जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी आप रिटायर भी हो जाएंगे, कहीं भी रहेंगे तो हम आपको ढूंढ लेंगे और देख लेंगे। ऐसी भाषा, ऐसी बोली। तो आज हम 5 की पंचायत में इसी की पड़ताल करेंगे कि आखिर ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और ये कौन से नए मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं। जनमत को जीतिए, जनमत, जहां जहां आपने जनमत को जीता वहां वहां आप सत्ता में आए। लेकिन अगर आप जनमत को नहीं जीत पाते हैं तो कभी ईवीएम, कभी वोटर लिस्ट, कभी एसआईआर, तो कभी कुछ और कभी चुनाव आयोग पर यह सीधा सीधा हमला। एक लोकतांत्रिक देश में इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? लोकतांत्रिक देश में अगर आपके अधिकार हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के भी अधिकार हैं, और सभी के अधिकार हैं, हम सभी के अधिकार हैं, और हम सभी को अपने हद में रहना चाहिए। और जब कभी अपनी हद को कोई तोड़ता है तो फिर सवाल उठते हैं। वही सवाल आज हम उठाएंगे 5 की पंचायत में। लेकिन जरा देखिए कि जिस बयान की हम चर्चा कर रहे हैं, कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने खुली धमकी दी है चुनाव आयोग के अधिकारियों को, उन बयानों को और फिर उन बयानों पर आई प्रतिक्रिया को पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। ट्वीट किया जाता है सीएसडीएस के संजय कुमार जी, और तारीख नोट करिए 17 अगस्त 2025 4:14 पर। और क्या कहा जाता है? सम इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन, महाराष्ट्र चुनाव की कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी सीएसडीएस के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? वोट चोरी हो रहे हैं,
वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है। चाहते क्या है कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए, जो 2 जगह वोटर हैं उनको करेक्ट नहीं किया जाए। क्या चाहते हैं ये? जवाब दें कि ये एसआईआर क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीजें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। चुनाव आयोग को और सारी संवैधानिक और स्टैट्यूटरी जो भी संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का ये लगातार जो प्रयास राहुल जी का है, वो देश को विनाश के कगार पे ले जाना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। घुसपैठियों को चाहते हैं कि यहाँ उसको वोटर बनाए, नहीं होगा। सरकार जो एसआईआर पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? अगर सरकार को देखना ही है तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी 2 अलग चीजें हैं। सरकार शायद नक्षत्र देख करके ही एसआईआर पे बात करेगी। देखिए, राहुल गांधी जी के पास कोई काम नहीं है। 55 वर्षों तक उनके परिवार ने देश और बिहार को लूटा है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए लालू जी का राज हो या कांग्रेस पार्टी का राज हो, ये पूरा देश जानता है कि इस देश को लूटने वाला गांधी परिवार है। इस प्रकार से धमकी देना ये एलओपी को शोभा नहीं देता है और उसको दे रहे हैं जो संवैधानिक संस्था संविधान के दायरे में काम कर रही हैं। बदले की भावना से तो कभी भी राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। अरे वोट अगर चोरी हो रहा है, आप इतने गंभीर हैं उसके बारे में, तो आप उसका जो प्रॉपर फॉर्मल स्टेप्स है आप वो ना लीजिएगा भाई। तो आप यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रही है, दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी खुद भी अपने आरोप को लेकर सीरियस नहीं है। वो खाली एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं और उस एजेंडा पे वो काम करना चाह रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि भारत की जनता, बिहार की जनता पूरी तरीके से राहुल गांधी के जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है उस पर वो नहीं आने वाली है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये दिख जाएगा। तो ये आपने बयानों का सिलसिला सुना। हमने आपको सबसे पहले राहुल गांधी जी का, नेता प्रतिपक्ष का, वो बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग को खुली धमकी दी है और उसके बाद उस पर वो तमाम प्रतिक्रियाएं जिसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा भी कि अशोभनीय है। लेकिन हमें लगता है कि ये शोभा और अशोभा की सीमा से ऊपर की बात है, क्योंकि जिस तरह ये बार बार किया जा रहा है, ये कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की मानसिकता नहीं चलती। अगर आप कहीं पर ऑटोक्रेट हैं, तानाशाह हैं, इस तरह की बातें करते हैं तो चल सकती है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आज पंचायत में हम ये सारे गंभीर सवाल उठा रहे हैं। एक एक करके हम आपको वो सवाल बताते हैं जो आज 5 की पंचायत में हम पूछने वाले हैं। तो आज सबसे पहला सवाल हम ये पूछने वाले हैं कि चुनाव आयोग को ये बार बार खुली धमकी क्यों दी जा रही है? बात सिर्फ एक बार की नहीं है कि एक बार किसी तरह से अगर गलती से कोई बात निकल गई तो निकल गई। बार बार चुनाव आयोग को यह कहकर धमकी दी जा रही है कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे, आप चाहे रिटायर कर जाएं या आप कहीं चले जाएं, हम आपको ढूंढ लेंगे, हम आपको खोज लेंगे, हम आपको खींच लेंगे और उसके बाद आपको हम सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? तो यह धमकी किस बात की? उसके बाद आज दूसरा सवाल कि नेता प्रतिपक्ष पद पर हैं अब राहुल गांधी जी। ऐसा नहीं है कि अब साधारण सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में
यह बहुत बड़ा पद होता है, प्रधानमंत्री का शैडो पोस्ट कहा जाता है इसको, और राहुल गांधी जी का यह व्यवहार है। तो सवाल तो उठेगा कि क्या इस देश के नेता प्रतिपक्ष इस तरह से चुनाव आयुक्तों को धमकी देंगे? इसी से जुड़ा तीसरा सवाल कि आखिर ये बात आती क्यों है? क्या इसके पीछे यह मंशा है कि जब कभी भी जीत होती है, कर्नाटक जीत गए तो वाह वाह, हिमाचल जीत गए तो वाह वाह, तेलंगाना जीत गए तो वाह वाह, लोकसभा में सीटें बढ़ गई तो वाह वाह, लेकिन जब अपनी सीटें कम हुई या हार गए तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर और सब पर डाल दिया। कभी मीडिया पर, कभी चुनाव आयोग पर, कभी किसी और पर, कभी ईवीएम पर, कभी एसआईआर पर, कभी वोटर लिस्ट पर। फिर चौथा सवाल कि जनमत को जीतने के बजाय संस्थाओं पर हमले क्यों? आपने जहां जहां जनमत जीता, उदाहरण मौजूद है, आपने 2024 में थोड़ा ज्यादा जनमत जीता तो आपकी सीटें बढ़कर 99-100 के आसपास हो गई। आपने अगर तेलंगाना के लोगों के जनमत को जीता तो आप वहां सरकार में हैं, कर्नाटक में जीता तो सरकार में है, हिमाचल में जीते तो सरकार में है, बंगाल में अगर ममता बनर्जी ने लगातार जीत रही हैं तो वो लगातार सरकार में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हैं उससे पहले से भी वो वहां मुख्यमंत्री हैं, डीएमके लगातार सरकार में है। तो फिर सवाल यह कि जनमत जीती है ना, इस तरह से फिर हमले क्यों लोकतांत्रिक संस्थाओं पर? और फिर इसी से जुड़ा एक और सवाल, पांचवा और आखिरी सवाल, कि बार बार संविधान की दुहाई, वो लाल सा किताब लेकर आते हैं आप, हर जगह पर उस लाल किताब को लहराते हैं, लोकसभा के अंदर अगर शपथ भी लेनी हो तो लाल किताब लेकर के शपथ लेते हैं। इस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले से संविधान की सुरक्षा होगी क्या? यह एक बड़ा सवाल है। तो ये तमाम पांचों के पांचों सवाल आज हम पूछने वाले हैं अपने 5 की पंचायत में, और ये सवाल गंभीर है। ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये आगे के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। इस देश ने इमरजेंसी का दौर देखा है 1975 में, और जब इस तरह के बयान आते हैं तो निश्चित तौर पर जो कोई भी लोकतंत्र से प्रेम करते हैं उनको चिंता होनी चाहिए। यही चिंता आज हम पंचायत में रख रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरि जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ऋषि मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत ऋषि मिश्रा जी आपका भी इस पंचायत में। डॉक्टर श्याम कुमार जी, आरजेडी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते डॉक्टर श्याम कुमार जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश शुक्ला जी से ही पहले एक शुरुआती चर्चा कर लेता हूं, फिर आप तीनों के पास आऊंगा। राकेश जी, जो बात अभी हम कह रहे थे इंट्रोडक्शन के दौरान कि देखिए, चुनाव आयोग से छोटी मोटी आपत्ति, छोटी मोटी शिकायतें, छोटे मोटे गिले शिकवे, ये तो लोकतंत्र में चलता है, चलता रहा है। पहले भी जो पार्टी पहले विपक्ष में थी वो भी छोटे मोटे गिले शिकवे करती थी, करनी चाहिए, लोकतंत्र होता किस लिए है। लेकिन क्या एक लोकतंत्र में ये अपने आप में एक हद को पार करने वाली बात नहीं है कि चुनाव आयोगों को, चुनाव आयुक्तों को धमकी दी जाए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आप तीनों को देख लेंगे, चाहे आप रिटायर कीजिए या कुछ भी कीजिए, और वो भी धमकी किसी साधारण सांसद के द्वारा नहीं, इस देश के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। ऐसा पहले कभी आपने देखा था क्या? नहीं, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। पहला कि आज जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हमें ठीक 2014 से पहले चलना होगा, 4 से 14 के बीच के कार्यकाल का। उस समय पर यही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समूचे विपक्ष को ये नसीहत दिया करती थी कि संवैधानिक संस्थाओं पे हमला नहीं किया जाना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। ये नसीहत दी जाती थी उस समय पर हम लोग कवर करते थे, तो ये सारी नसीहतें हम लोग भी छापते थे। अब सबसे दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि संवैधानिक संस्था पर हमला वो कर रहा है जिसका प्रोटोकॉल देश के प्रधानमंत्री के बराबर है। यानी नेता प्रतिपक्ष की उतनी ही बड़ी मर्यादा होती है जितनी प्रधानमंत्री की। तो मर्यादा को लांघना मुझे लगता है उचित नहीं है, और संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करने से पहले कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि वो पहले किस रूप में थी और आज वो कौन सा रूप धारण कर रही है।
जहां तक बार बार जो भय की बात आ रही कि भयभीत किया जा रहा है, मुझे बिहार में प्रशांत किशोर जी का एक बयान आया, उस पे मुझे लगा कि थोड़ा सा गौर करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि राहुल और तेजस्वी जी जो उतरे हुए हैं वोट अधिकार रैली के रूप में, वो मेरे भय के कारण उतरे हैं। अब ये जब बयान आया तो मुझे लगा कि आखिर प्रशांत किशोर जी से इतना भय क्यों हो गया? ऐसे इतने बड़े राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, अभी जुम्मा उतरे हैं। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च किया तो देखा कि सीमांचल क्षेत्र जो है वहाँ 24 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में उन 24 में विधानसभा सीटों पे सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी ने किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने किया था। वो बाकी सीटों पे हरा दी और 5 सीट जीत के चले गए। इस बार जनसुराज पार्टी उन पॉकेट पे फोकस करके चल रही है जिन पॉकेट पे कांग्रेस और आरजेडी की स्थितियां बहुत मजबूत हैं, और उसमें सीमांचल क्षेत्र भी है। तो सीमांचल में उदय प्रताप सिंह और एक बब्बू टाइप के नेताओं को जनसुराज पार्टी ने अपने यहाँ शामिल किया है और उनका उस क्षेत्र में वर्चस्व है। और बाकी पॉकेट पे भी वो जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, एक रणनीति लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है उनकी बात में बहुत हद तक सही है और उस पर सोचना चाहिए। राकेश जी, प्रशांत किशोर जी की बात का आपने जिक्र किया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं और थोड़ा इसको आसान शब्दों में विस्तार दूं, कि जिस तरह का नुकसान सीमांचल में पिछली बार AIMIM ने किया था महागठबंधन का, तो प्रशांत किशोर जी ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे इलाकों में और बहुत सारे सीटों पर प्रशांत किशोर जी की पार्टी की वजह से महागठबंधन को वैसा ही नुकसान हो सकता है, और इसीलिए ये यात्रा और इस तरह के जितनी कार्यक्रम है वो हैं, ये कहना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। लाल भाई, हम लोग जब कुछ उदाहरण देखते हैं उसके हिसाब से नया आकलन करते हैं। अभी बिहार में पिछले दिनों उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के जो रिजल्ट आए उसमें आरजेडी को नुकसान हुआ, और आरजेडी के नुकसान का कारण था प्रशांत किशोर को मिले हुए वोट। ठीक है। तो प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी को जो वोट मिला, वो वोट कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए नुकसान पहुंचा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनसुराज पार्टी वहां एनडीए गठबंधन को नुकसान नहीं करेगी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन तो दोनों तरफ से लेकिन जो मैक्सिमम नुकसान है, वो मैक्सिमम नुकसान मुझे लगता है आरजेडी और कांग्रेस को हो रहा है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि 47% जो यूथ वोट था 2020 में आरजेडी को मिला था, और इस बार प्रशांत किशोर जी उसी यूथ को टारगेट करके चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी उस गरीब तबके को टारगेट करके चल रहे हैं जिसको आरजेडी ने 20 में भरोसा दिया था कि हमारी सरकार आने पर हम आपका उन्नयन करेंगे। तो ये दो ऐसे वोटर हैं जिनका यदि विश्वास डगमगाया तो आरजेडी के लिए आपके कहने का आधार भी है, और आपने उसका जिक्र भी किया कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें ये चीजें दिखाई पड़ी हैं। लेकिन सवाल है, राजनीतिक नफा नुकसान वगैरह तो चलता रहता है, इस देश में होता रहा है, होता रहेगा। लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा जी, मुझे जरा बताइए, मैं इस सवाल को जो मैंने राकेश जी से पूछा था उसको और थोड़ा साफ करता हूं। आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, ठीक? इसके पहले कभी नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी राज्यसभा में हुआ करते थे, सुषमा स्वराज जी लोकसभा में हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कभी अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय तक रहे, कभी और भी बड़े बड़े नेता रहे। किसी नेता का मुझे बयान का उल्लेख कर दीजिए जिन्होंने इस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को, चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्तों को धमकी दी हो कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो तीनों को बढ़िया से देख लेंगे। बताइए। देखिए, पहले तो राकेश शुक्ला जी के को तो जवाब दे दूं। देखिए, प्रशांत किशोर सीमांचल में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड यानी एनडीए का स्ट्रांग, मेरी टीम सर्वे कर रही है बिहार को लेकर, तिरहुत और मिथिलांचल जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, और वही मिथिलांचल और तिरहुत जो है बीजेपी को करीब पहुंच पाई 2020 में, वहां प्रशांत किशोर सबसे अधिक एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तमाम विधानसभा में संभावित प्रत्याशी तय है प्रशांत किशोर ने, और जो सूची में देख रहा हूं मैं, नहीं देखिए, मैं इस बात विवाद नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं, सुन तो लीजिए, इसमें भी टोका टोकी कीजिएगा तो नहीं, मैं दरअसल मूल सवाल पर आना चाहता हूं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो संभावित तो मुझे दिख रहा है प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से, उसमें कहीं एनडीए के जो आधार जो वोट है उसे लगाते हुए दिख रहे हैं।
और ये बात बिल्कुल सही है कि सीमांचल में महागठबंधन को प्रशांत के साथ पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो नहीं है। जहां तक आपके सवाल की बात है तो ये बिल चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर आपकी आवाज चली गई है ऋषि जी, आपकी आवाज चली गई है। और जैसा कि आपने कहा, आपने भी अपना एक आकलन दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए मेरी आवाज आ रही है? आ गई आप बोलिए। मेरी आवाज बोलिए आप। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सब आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर सवाल किसी भी पार्टी को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये परिपाटी यदि आप देखें तो ये आप सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहिए था आपको। 2002 में यही लिंग दो आपका पूरा नाम वो बताते, क्योंकि लिंगदो साहब क्रिश्चियन समाज से आते थे। उनको उनके धर्म को लेकर किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने टारगेट किया। नहीं, मैं कह रहा हूं छोटी मोटी आपत्ति, छोटी मोटी टिप्पणी होती रही है, सबने की है। मुझे उस बयान के बरक्स मुझे बताइए जब किसी नेता प्रतिपक्ष ने या किसी ने कहा हो कि हम सत्ता में आएंगे तो देख लेंगे। बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए, बोलने तो दीजिए। बोलिए तो दीजिए सर। बोलिए सर। लालचंद जी आप तो ऐसे नहीं थे। अरे सर, आप तो सबको बोलने देते हैं। अरे सर, आज लोकतंत्र में इस तरह की बातें होती है कि मन थोड़ा खिन्न हो जाता है, डर लगने लगता है कि फिर 75 जैसी स्थिति तो कहीं नहीं आ जाएगी। मैं देखो तो लीजिए, बयान को यदि मजम्मत करूं तो क्या बीजेपी के नेता या आप जो है नरेंद्र मोदी के उस बयान का मजम्मत करेंगे जब एक चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा था कि वो क्रिश्चियन है, सिर्फ पिछले चुनाव इसलिए टारगेट किया जा रहा था क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से गुजरात में उस समय चुनाव नहीं करा रहे थे। तो ये सवाल यदि सवाल आप राहुल गांधी से करते हैं तो सवाल नरेंद्र मोदी से होना चाहिए। नंबर 2, कई ऐसे सवाल राहुल गांधी ने जो रखा है उसका जवाब चुनाव आयोग दे देना चाहिए था। पहले भी अब क्या करें जवाब देने के लिए? अब सुन तो लीजिए, बोले तो दीजिए सर। बोलिए सर। बोले दीजिए, आपका जो पूरक सवाल होगा उसका भी जवाब मैं दे दूंगा। किसी भी कांग्रेस हो या बीजेपी यदि सवाल चुनाव आयोग से किसी चीज यदि डर है, मतभेद है, तो वो चुनाव आयोग के सामने उन्होंने रखा है, चुनाव आयोग को जवाब दे देना चाहिए था। ये आप बता दीजिए, हिंदुस्तान के आजादी से अब तक किसी भी चुनाव आयुक्त ने किसी भी संदेह पर या किसी भी सवाल पे उन्होंने एफिडेविट किसी नेता या पार्टी से मांगा हो? देखिए, ये जवाब तो धनंजय जी ही देंगे, ये जवाब धनंजय जी ही देंगे। धनंजय जी कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष आज खुली धमकी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उनके धर्म का या कुछ उल्लेख किया था तो वो उससे तुलना कर रहे हैं। बताइए धनंजय जी। लालचंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कुरुवंश का संस्कार प्रदर्शित कर रही है। कुरुवंश के उस संस्कार को तो मानना तो महाभारत ने बर्दाश्त किया था और न कि कुसंस्कार को भारत बर्दाश्त करेगा। ये भूल सुधार यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं बिहार में, और जो चुनाव आयुक्त की बात है, पहली बार आप देख रहे होंगे, मैं चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी संवैधानिक संस्था के किसी प्रमुख को क्या किसी ने कभी धमकी दी इतिहास में? मैंने पूछा ये सवाल। बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी बेशर्मी, इसको डिफेंड करने से बड़ी बेशर्मी हो ही नहीं सकती है कि आप धमकी दे रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी मैं देख लूंगा, आप कहीं रहेंगे मैं खोज लूंगा। ये तो एक बार नहीं दिया है, बार बार दे रहे हैं, बार बार। ये तो गली की भाषा है, सड़क की भाषा है। जो सदन में बैठने वाला व्यक्ति सड़क की भाषा बोल रहा है, नेता प्रतिपक्ष मतलब रोड राउडी की भाषा बोल रहा है, मवालियों की भाषा बोल रहा है, तो भाई आरजेडी से तो इस संस्कार की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन जो लोकतंत्र में लठतंत्र लेकर के आए और लोकतंत्र को लहूलुहान किया, जो राहुल गांधी को, तेजस्वी जी राहुल गांधी को बड़ा भाई बता रहे हैं और अपने बड़ा भाई को घर से धकेल के निकाल दिए हैं, तो इस बड़ा भाई का क्या करेंगे ये तो समय बताएगा। नीतीश जी को भी चाचा कहते थे और चाचा कहीं व्यवस्था पर हाथ साफ करने लगे तो चाचा ने भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि देखिए, राजनीतिक नफा नुकसान, किसको नफा होगा किसको नुकसान होगा, वो सब बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें मेरे लिए, और मुझे लगता है कि जो कोई भी लोकतंत्र को लेकर सोचते हैं उन सभी के लिए। लेकिन ये बड़ी बात है जो सवाल आज हम उठा रहे हैं, उस पर आगे भी पड़ताल जारी रखूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर पंचायत में पड़ताल को जारी रखेंगे। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो
टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं पांच की पंचायत। पांच की पंचायत में आज हम पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर नेता प्रतिपक्ष इस देश के बार बार क्यों दे रहे हैं धमकी, वो भी चुनाव आयुक्तों को। मैं सारे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं पहले डॉक्टर श्याम कुमार जी के पास अब सीधे चलूंगा। डॉक्टर श्याम कुमार जी, अभी बात हो रही थी कि बिहार में नफा नुकसान, देखिए वो सब चीजें, वो आंकड़े हैं। AIMIM ने आपको वहां सीमांचल में पिछली बार नुकसान किया, आपने उनके सारे MLA को ही मिला लिया, शायद एक छोड़ के बाकी सब आ गए थे आपकी तरफ। खैर, वो सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जरा ये बताइए, आप तो बहुत ही, मुझे लगता है कल भी आप जुड़े थे, बहुत अच्छी आपने बातें की थी। ये बताइए कि क्या पहले आपको इस तरह का कभी इस तरह की याद है कि चुनाव आयुक्तों को इस तरह से धमकी दी जा रही हो कि हम आएंगे तो देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो देख लेंगे, रिटायर भी कर लीजिएगा तो भी देख लेंगे? बताइए। देखिए, दो तीन बात यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक। कि आपने सत्ता पक्ष में जो सम्मानित दल हैं, साथी हैं, नेता हैं, अगर वो विपक्ष में थे, अगर उनका अगर इतिहास उलट के देखेंगे तो बहुत कुछ सामने उभर कर आएगी। जन लोकपाल बिल का आंदोलन चलाया था, ब्लैक मनी लाने की, काले धन की बात उन्होंने की थी। 2G स्पेक्ट्रम में निचली अदालत में कोई प्रमाण नहीं मिला और राजनीति की बवंडर मचा के जो सत्ता हासिल की थी, और उस समय एक बड़े सीनियर सम्मानित नेता विरोधी दल के जो डिस्ट्रप्शन को, पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन को सही बता रहे थे। तो वो बहुत सारी बातें हैं, अगर इतिहास के गर्भ में जाएंगे तो बहुत बात निकल जाएगी। मैं कह रहा हूं सारी बातें खोल कर रखिए। उसी में ये भी रख दीजिएगा कि इससे पहले उस वाले नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग को ऐसे ही धमकाया था कि जब मैं आऊंगा तो देख रहा हूं। आप जन लोकपाल बिल का आंदोलन का अगर इतिहास खंगालिएगा ना, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको तो हमने देखा है शुरू से, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपने पहले भी किए हैं। जी जी। तो आप जानते हैं, आपको मुझे कुछ नहीं बताना, और व्यूअर्स दर्शक उनको भी पता है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। जन लोकपाल बिल के आंदोलन में आप क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, जो जनता को जो सपने दिखाए गए, जो नजीर पेश की जा रही थी, वो कहाँ है? 35 रुपए जो लीटर जो पेट्रोल देने की बात थी, वो सब कहाँ बेमानी साबित हुई, नैरेटिव साबित हुई। तो आज आप जिसकी बात करना चाहते हैं उस बात पर हम आते हैं। बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि जो है आज तो जो सवाल राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी उठा रहे हैं, वो सर्वोच्च अदालत में उनको बड़ी गंभीरता से सुनवाई कर रही है, बात मानिए। उस समय जो विपक्ष में थे, निचली अदालत में 5 साल के बाद वो तो प्रमाण नहीं मिले, तो उस बात पर नहीं आना चाहता हूँ, वो बात रहने दीजिए। जहां तक उनका टेक ऑन है, जो सवाल उठा रहे हैं, वो बड़ा टू द पॉइंट तथ्यपरक सवाल उठा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फैक्चुअल दे रहे हैं। आपकी बात सही है। रैली को आप देख रहे हैं, उसमें जनता की बड़ी भागीदारी है। और जो आप बता रहे थे सीमांचल की बात, हमारे सम्मानित सीनियर पत्रकार बता रहे थे, एक बात आपको जरूर यहाँ बता देना चाहता हूँ। पूरी बात रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हर राजनीति के चश्मे से हर चीज को मत देखिए। जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है। सच अपने मायने से हम लोग स्टूडियो में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उसको मानने के बजाय वो अपने दृष्टिकोण से भी परखती है। मैं बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है और वहां पर वैचारिकी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, लाखों नौकरी देने का काम किया, वैचारिकी की एक तो लाइन खींच रखी है, न सिर्फ बिहार की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति में खींची हुई है। 2020 में भी हम सबसे बड़े दल थे, अब जानते हैं किस तरह से जोड़ तोड़ के सरकार। तो प्रशांत किशोर जी ये दावा कैसे कह रहे हैं कि युवा अब उनका साथ देने जा रहे हैं? प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं। नहीं, उनका दावा करे ना, दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप प्रमाण फैक्ट के साथ, डेटा के साथ बात कीजिए कि आज 2020 में विपरीत परिस्थितियों में भी हम सबसे बड़े दल थे। एक डेटा तो वो चार सीटों पर उपचुनाव का है डेटा, डॉक्टर श्याम जी। उपचुनाव का अगर स्टडी करेंगे तो अमूमन जो सत्ता में होता है उनको लाभ मिलता है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके इस तर्क को भी मान लिया आपने।
इसलिए आप ये बात समझिए कि हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, मैंने कल भी आपके चैनल पर बात कही थी जी जी, उसका एक बड़ा मतलब है। ठीक है, और जनता समझ रही है, क्योंकि आंदोलन में वोटर अधिकार यात्रा में जनता की बड़ी भागीदारी है। हम आपकी बात को मान गए। आप बस इतना मान लीजिए, आपने जितनी बातें उठाई ना, आपने कहा काले धन पर क्या किया, पेट्रोल की कीमत पर क्या किया, मैं कहता हूं उसमें 4 चीजें और जोड़ करके बीजेपी पर सवाल उठाइए ना, मैं उसमें बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन जरा ये बताइए, आप भी ये बात मान जाइए कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह का धमकी देना क्या शोभा देता है क्या, कि चुनाव आयुक्तों को देख लेंगे जब हम सत्ता में आएंगे? बताइए श्याम जी। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बात समझिएगा, हाँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, बाबा साहेब के संविधान से देश चल रहा है। और एक बात समझना होगा कि यहाँ जो भी कानून की लोकतंत्र की प्रक्रिया उसके तरीके से ही किसी चीज को आगे ले जाई जाएगी, तो हर बात की जड़ की गहराई में जाके समझने का प्रयास करना चाहिए। आप थोड़ा और क्लियर बोलिए ना, आप क्लियर बोलिए कि राहुल गांधी जी की धमकी के आप साथ हैं या आपको लगता है कि ऐसी धमकी नहीं देनी चाहिए? आपको इस कौन से बीजेपी का सम्मानित साथी बैठे हुए वो बोल सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं। ठीक है, आप तो मीडिया के बड़े सम्मानित साथी हैं, अनुभवी साथी हैं। जी जी, धमकी को, इसको धमकी नहीं है। हाँ, तो आप इसको क्या कहें बताइए? बार बार कह रहे हैं, बार कह रहे हैं कि सत्ता में आऊंगा तो देख लूंगा, चाहे रिटायर कर जाओ या कुछ भी बताइए कि जो वोट सबसे बड़ी लोकतंत्र की संपत्ति पूंजी होती है नागरिकों के पास, जानते हैं ना। तो एक व्यक्ति को बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, लेकिन आज अगर वोट अच्छी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन जो क्लियर बोलना चाहिए वो आप बोल नहीं रहे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप इस पर राहुल गांधी जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। बताइए, वोट कर एक आदमी का भी गड़बड़ हो रहा है तो सवाल बड़ा नहीं है? ठीक है, क्या लोकतंत्र में सवाल नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सवाल है। मैं तो कहता हूँ 4 सवाल और जोड़ लीजिए, मैं तो इस पक्ष में। आप कम से कम इन लोगों से, जो हमारे विरोधी दल के जो भी साथी हैं, इन लोगों का इतिहास उठाइए ना, देखिए ना इन लोगों ने क्या किया है। ठीक है, वो आप पूछिए ना, पूरा मंच खुला हुआ है, वो धनंजय गिरी जी जवाब देंगे। मैं आता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको है, बोल दीजिए। पूरी जो SIR की प्रक्रिया हुई है एक नैरेटिव पर हुई है कि यहाँ पर बहुत बाहर के लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं। एक आदमी लोग खड़ा नहीं कर सके। 25-24 में चुनाव जीते हैं, एक आदमी खड़ा नहीं कर पाए। और पूरे बिहार को क्यों 65 लाख नाम काट तो दिया, 65 लाख नाम काट दिया बोल रहे हैं, उसमें कुछ घुसपैठिए भी हैं। मैं आ रहा हूँ इस पर, आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। राकेश शुक्ला जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। राकेश शुक्ला जी, ये बताइए, देखिए ये तो क्लियर है कि देखिए आरजेडी भी कम से कम राहुल गांधी जी के इस तरह के बयान के साथ तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रही है, ये बिल्कुल साफ है। अब जरा ये बताइए कि ये क्या इसके पीछे एक पूरा डिजाइन किया गया है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं डिजाइन किया गया है क्योंकि कल हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि ये तो जॉर्ज सोरोस जो है उसका डिजाइन किया हुआ एक प्रोग्राम है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ चीजें ऐसी होती रही हैं। आप देखिए, पहले ईवीएम पर, फिर वोटर लिस्ट पर, फिर SIR पर, और फिर ये वोटर अधिकार यात्रा करके चुनाव आयोग पर इस तरह का तगड़ा हमला, वो भी बार बार। क्या इसके पीछे एक सोचा समझा मॉड्यूल, एक मॉडल, एक डिजाइन आपको दिखाई पड़ रहा है राकेश शुक्ला? निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय पे आप देखेंगे तो एक डिजाइन ही तैयार की गई थी, और डिजाइन ये तैयार की गई थी कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आपका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। और वो जो डिजाइन थी, वो डिजाइन सिर्फ मंच पे ही नहीं थी, वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थी और तमाम अन्य प्लेटफॉर्मों पे भी उसको दिया गया, और वो नैरेटिव बना, वो स्टैंड किया नैरेटिव, और उस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। वो ये नहीं जता, हाँ, उसका नुकसान हुआ। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक नया नैरेटिव लाया गया है वोट चोरी का। अब उस वोट चोरी के नैरेटिव के लिए मुझे तो लगता है कि बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को, तो मैं मान के चलता हूं कि देश के जो सबसे जागरूक लोग होते हैं उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग होते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो यदि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से जिस संविधान की किताब को लेकर 24 में नैरेटिव बनाया गया, यदि उसी संविधान पे हमला किया जा रहा है तो क्या वहां की जनता इस बात को नहीं समझेगी? तो अब जो नैरेटिव वो बना रहे हैं, वो नैरेटिव कितना फलीभूत होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसी चीज को
बढ़िया करने के लिए आप देखिए तमाम तरह के ट्वीट हो रहे। 17 तारीख को कुछ ट्वीट हुए हैं, कांग्रेस के नेता ने भी ट्वीट किया। 17 तारीख की डेट बहुत महत्वपूर्ण थी, दो कारणों से। रैली शुरू हुई और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो ट्वीट 19 तारीख को डिलीट किया गया। तो ट्वीट क्यों किया गया? ट्वीट के लिए आप नासमझ नहीं थे, और यदि आप किए तो फिर डिलीट क्यों किए? क्योंकि आपने एक नैरेटिव बनाया, और जब आपको लगा कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो आपने डिलीट कर दिया। मैं चाहता हूं कि जरा उस ट्वीट की बातें अगर आप दोहरा पाए तो दोहरा दीजिए। देखिए, एक संस्था है CSDS, उनकी तरफ से हवाला दे रहे थे, गौरव भाटिया भी शायद नाम जी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उसका उल्लेख किया गया है। और पवन खेड़ा जी कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी उसी ट्वीट को किया था जो 2 विधानसभा के आंकड़ों को लेकर लाया गया था, और फिर वो दोनों ट्वीट डिलीट किए गए। तो मुझे ये लगता है यदि आप सच के आंकड़े सही नहीं थे इसलिए डिलीट किए गए क्या? यदि वो आंकड़े सही होते तो डिलीट क्यों किया जाता? ठीक है, इससे तो संदेह पैदा होता है ना कि आप एक नैरेटिव बना रहे थे, और वो नैरेटिव जब आपने देखा कि बाजार में हम फ्लोट कर चुके हैं तो अब अपने बचाव के लिए आपने उसको डिलीट कर दिया। अभी मिश्रा जी एक बात बोले, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस वक्तव्य का उल्लेख किया 2002 का, कि उन्होंने चुनाव आयुक्त पे टिप्पणी की थी। तो मैं एक प्रश्न इनसे जानना चाहता हूं बड़ी सहजता के साथ, कि यदि मान लीजिए मोदी जी ने वो गलती की और उनको जाति के हिसाब से उन पे हमला किया, तो क्या राहुल गांधी जी जो ज्ञानेश कुमार जी पे हमला कर रहे हैं, तो क्या वो सवर्णों पे हमला कर रहे हैं? क्या इस नजरिए से देखेंगे, इस चश्मे से देखेंगे क्या? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी वैश्य समाज से आते हैं, तो क्या राहुल जी भी जो हमला कर रहे हैं, तो क्या वो जाति देख के कर रहे हैं, धर्म देख के कर रहे हैं क्या? ये मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं इस चीज को, शायद जनता भी समझना चाहेगी। हाँ, ऋषि शंकर मिश्रा जी, सीधा सवाल आप ही से कि क्या इस तरह के हमलों को, इस तरह की चीजों को धर्म, जाति, ये सब में देखते रहेंगे कि वो उसने उसको इसलिए जवाब दिया क्योंकि उसकी जाति वो थी, उसका धर्म वो था? बताइए। अब राकेश शुक्ला जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को सहना ना पड़े तो मुझे तो हंसी आती है। चलिए, कम से कम राकेश शुक्ला जी माना कि नरेंद्र मोदी जी ने 2002 में की थी, चुनाव आयोग। इसमें राकेश शुक्ला जी के मानने की बात कहाँ आती है? सुन लीजिए, आप मेरी जब बारी आती है तो आपका पूरक सवाल बहुत होता है। बोलिए आप बोलिए, मैं 1 मिनट तक अभी एकदम कुछ नहीं बोलूंगा, 1 मिनट पक्का कुछ नहीं बोलूंगा, पूरा 60 सेकंड आपका। देखिए, आप समझिए, लेकिन जब मैं अपने जो वक्तव्य कर लूं तो आपसे अधिकार है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कम से कम राकेश शुक्ला जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने माना कि 2002 में आदरणीय प्रधानमंत्री ने मुख्य चुनाव आयोग के धर्म को लेकर टारगेट था, क्या सही था? आज तो देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, वैसे प्रधानमंत्री खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं तो विश्व गुरु हूं। ऋषि जी मैं बीच में टोकूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा। कांग्रेस का कहना है कि उनकी जाति देख के मोदी जी ने टिप्पणी की थी, ये कांग्रेस का कथन है। धर्म देख के, मैं कहता हूं धर्म देख के। तो क्या मेरा प्रश्न ये है कि यदि राहुल गांधी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो वो धर्म और जाति देख के टिप्पणी क्यों किए? उनको नहीं करना चाहिए। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। राहुल गांधी ने कब कहा कि ये वो ज्ञानेश गुप्ता है या हिंदू है इसलिए उठा? राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ सवाल रखा है उनके सामने में, और जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त को कि भाई जितने लोग हैं, अधिक मतदाता सूची में नाम कैसे हो गया? एक विधानसभा में 1 लाख सांस आ गए। ये तो राहुल गांधी देश के जाने कुछ पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है, उसका जवाब माननीय जो चुनाव आयुक्त तो उन सवालों का जवाब दिया। जी, ये जब राहुल गांधी पे तोहमत लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी उनके धर्म और उनके जाति को लेकर टारगेट कर रहे हैं, कोई एक ऐसा बयान दिखा दीजिए। राहुल गांधी तो सवाल कर रहे हैं कि भाई ये फर्जी जो मता है, चाहे महाराष्ट्र चाहे कर्नाटक में है और बिहार में, बिहार ग्राउंड पे कभी आए हैं? किस प्रकार से बीएलओ है, कैसे बीएलओ काम कर रहा है आप जानते हैं? एक रूम का जो फ्लैट है उसमें 200 लोगों का मुजफ्फर भगवानपुर में नाम जोड़ दिया गया है। तो सवाल आप पत्रकार ऐसे मैं आपको सैकड़ों बता दूंगा।
नहीं ऋषि जी, मैं पत्रकार हूं तो मैं बताऊं, अभी दूरदर्शन के इसी चैनल पे अभी एक आंकड़ा चल रहा है कि 1 अगस्त से चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आप आपत्ति लगाइए, वो 65 लाख लोग जिनका नाम काटा गया है वो आए, यदि उनका नाम कटा है तो आके आपत्ति लगाएं और अपना नाम जुड़वाएं। उनमें अभी 18,000 लोग पहुंचे हुए हैं, वो भी वो भी इंडिविजुअल पहुंचे हैं, तो 65 लाख में 18,000 लोग जा रहे, तो इसका मतलब तो ये हुआ चुनाव आयोग तो सही किया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 नाम मांगे थे, नहीं दे पाए। 2 सेकंड लीजिए फिर धनंजय जी के पास, 2 सेकंड लीजिए फिर धनंजय। राकेश शुक्ला में बिहार कभी घूमे हैं, ये सब ये देखिए, नहीं ये इसका कोई मतलब नहीं। सुन तो लीजिए ना, मैं तथ्य रख रहा हूँ, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, तथ्य रख रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी ब्लॉक का मुंह नहीं देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग के पास अपने घर नहीं है। इसमें खाली बिहार क्या, इसमें देश में बहुत सारे ऐसे देहाती इलाके हो सकते हैं, खाली बिहार की बात क्यों उठा रहे हैं? अरे भैया खाली बिहार क्या कह रहे हैं? आप सुन अरे मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे दक्ष नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि तो बीएलए किस चीज के लिए होता है? कीजिए ना सहायता उनको दक्ष बनाने में जी। अरे बीएलए किस लिए होते हैं फिर? बीएलए क्या उनको इजराइल की समस्या के बारे में पढ़ाएंगे, इजराइल फिलिस्तीन के बारे में? बीएलए को बोलिए कि उनको लेकर के जाएं, अभी तक एक भी नहीं गए। धनंजय गिरी जी बताइए। वही बात बीएलओ घर जाते हैं क्या? बीएलए की बात कर रहा हूँ, बीएलए की बात कर रहा हूँ, जो राजनीतिक पार्टियों के होते हैं। बीएलए सुन तो लीजिए लालचंद जी, आप मोनोलॉग कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, धनंजय जी आ रहा हूँ आपके पास। मोनोलॉग ही कर लीजिए आज। धनंजय जी आइए। 2 सेकंड आप 2 सेकंड इनका 2 सेकंड बोले ही जा रहे हैं। ठीक है, आप ऋषि जी रुक जाइए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, धनंजय जी पूछेंगे, धनंजय जी जवाब देंगे। धनंजय जी बोलिए धनंजय जी। लालचंद जी देखिए, भारत ने जो विराट लोकतांत्रिक देश होने का गौरव हासिल किया है, इस उपलब्धि को विपक्ष मटियामेट कर रहा है। दुनिया के तमाम उदाहरण हैं आज हमारा लोकतंत्र को उपहास का पात्र बनाने के लिए, और जो डीप स्टेट भारत के खिलाफ सक्रिय साजिश करते हैं, उस अवधारणा को निर्मित करने में राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी, आप लोग चुप क्यों है, भारत में डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। लंदन में भी जाकर ये बोलते हैं, और लोकल लोगों से उन्हें सुनने को मिलता है कि आपकी दादी आई थी, भारत में इमरजेंसी लगाई, और राहुल गांधी धमका रहे तो कौन से नई काम कर रहे हैं भाई? एचएस खन्ना को जस्टिस को सबसाइड कर दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट देने का, उनको आगे नहीं बढ़ दिया, 4 लोगों को सुपरसीड करके दूसरा को जज बनाया, 99 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। तो राहुल गांधी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, वो परिवार तंत्र को चलाने के लिए लोकतंत्र में को सिर्फ मुखौटा है उनके लिए 5 पीढ़ियों से परिवार के पांव पोष बने हुए लोग चाहिए। और मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से भी मैं बिल्कुल असहमत हूं, वो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि धर्म, भाई राहुल गांधी ने तो खुद पार्लियामेंट के पटल पे कहा कि हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक होता है, ये राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के पटल पर खुलेआम कहा। उसके बाद भी पूछने की क्या जरूरत रह जाती है? इरिडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म, ये पूरा इंडिया अलायंस का पूरा गठजोड़ का जो इनके तमिलनाडु से कहा जाता है। ठीक तो है। जब सारे लोगों का एक मत है, मतैक्य है, ये लोग हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार लगे हुए, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले और इस देश में मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करने वाले, जो हम कहते थे सौगंध राम अभी जिस बात का जिक्र आया था कि एक ट्वीट आई थी जिसका जिक्र राकेश जी कर रहे थे कि उसको 2 दिन बाद डिलीट कर दिया गया, सीएसडीएस की तरफ से वो ट्वीट आई थी, उसी पर कांग्रेस के लोग नैरेटिव बना रहे थे। तो वही ट्वीट अभी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो चीजें आ रही। धनंजय जी एक चीज, आपने तमाम बातों का जवाब दिया, तमाम सवालों का, एक चीज का और दीजिए, वो ये बात कि जो ऋषि शंकर मिश्रा जी ने बात कही कि देखिए राहुल गांधी जी इस तरह की खुली धमकी दे रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी तो उन्होंने एक चुनाव आयुक्त का धर्म का उल्लेख कर दिया था, वो उस चीज को लाकर खड़ा कर रहे हैं। आप बताइए इस पर आपका क्या कहना है? नहीं लालचंद जी, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से हो सकता है, सर्वधर्म समभाव का हमारा सिद्धांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। किसी के धर्म का उल्लेख करने में कोई दिक्कत नहीं, धर्म का उल्लेख करना और किसी को धमकी देना, क्या दोनों समान हो सकता है? किसी को ये धमकी देना कि तुमको देख लूंगा, रोड छाप, ऋषि जी ने कोशिश तो यही की, ऋषि जी ने कोशिश यही की कि समान दिखाया जाए। क्या ये कह देना
कि तो कहीं रिटायर हो जाओगे, हम सरकार में आ जाएंगे, कहीं भी रहोगे तुमको खोज लेंगे, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा तुझे मैं खोज के लाऊंगा। ये क्या तरीका है? क्या ये लोकतांत्रिक मर्यादा है? असहमतियों का सम्मानी लोकतंत्र है ना। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई, हम आपसे असहमत हो सकते हैं, हमारे इंडिविजुअल आपसे किसी बात पर हम आपसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको धमकी देंगे लालचंद जी मैं आपको देख लूंगा, तो फिर गुंडे बदमाशों में और लोकतंत्र और राजनीतिक व्यक्तियों में क्या कोई वैचारिक बात है? ये किसी को धमकी देना बोलिए ऋषि जी। ऋषि जी जवाब काउंटर कीजिए, फिर श्याम जी के पास जाऊंगे। देखिए, मैं उस समय जो कह रहा था, बीएलए जो है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए है वो यदि सिक्के जाते भी हैं तो बीएलओ या जो संबंधित अधिकारी है, चाहे बीडीओ हो, एसडीएम, सुनते हैं क्या? कितने लोग दक्ष हैं, इसीलिए एक भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई। डीएम के सामने आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये एक बात। इसीलिए 19 दिनों में एक भी बीएलए शिकायत लेकर नहीं गए, ये कहना चाह रहे हैं आप? हमारे प्रिय भाई जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मेरे प्रिय भाई हैं, वो शब्दों का जो चयन राहुल गांधी ने किया है, हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा कि जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिम्मेदारी तय की। देखिए, मैं उन तरह नहीं हूँ कि जो एक ही सुर में गाने वाले, चाहे गलत या सही हो सकता है राहुल गांधी का जो शब्दों का चयन वो गलत था, लेकिन राहुल गांधी का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था, थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं, व्यक्ति कुछ सेकंड का इंटरवीन कर रहा हूं, कुछ सेकंड का इंटरवीन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने प्रोग्राम के टाइटल में लिखा है कि फिर से खुली धमकी। फिर से का भी अपने आप में मतलब है, एक आध बार हो गया, जुबान फिसल गई, लगातार दे रहे धमकी। मैं लालचंद जी कहा कि शब्दों का जो चयन है वो होता है, उस पर मैं भी आपत्ति दर्ज करता हूं, लेकिन राहुल गांधी का मतलब ये था कि यदि आप वर्तमान में किसी पद पे हैं और पद का दुरुपयोग करेंगे तो कांग्रेस से यदि सत्ता में आती है तो उनकी जिम्मेवारी तय की जाएगी। ठीक है। कौन सा गलत बात राहुल गांधी ने? जिम्मेवारी तय कीजिए ना भाई, जिम्मेवारी तय करने में कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र तो जिम्मेदारी की ही तो व्यवस्था है, इसमें जिम्मेदारी तो तय। धनंजय जी आपके पास आऊं उससे पहले जरा श्याम जी के पास आता हूं, फिर आपके पास आ जाऊंगा। श्याम जी, आपकी पार्टी वो पार्टी है, आपके नेता वो नेता हैं जो इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करके निकली हुई पार्टी, निकले हुए नेता हैं। लालू जी को भी याद कीजिए, उनके करियर को याद कीजिए, आपकी आरजेडी को याद कीजिए, जनता दल को याद कीजिए, जनता पार्टी को याद कीजिए। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की बात आती है तो क्या आपको चिंता नहीं होती? जब इस तरह की बात कही जाती है कि आऊंगा तो देख लूंगा तीनों को, क्या आपको चिंता नहीं होती कि क्या एक बार फिर से उस दौर को लौटाने की मानसिकता है? क्या इस मानसिकता पर बड़ा सवाल, बड़ी चिंता नहीं होती है? बताइए श्याम जी। नहीं, इसको ऐसे आप देखने से आपको बचना चाहिए। मतलब इस दृष्टिकोण से इसकी जो व्याख्या करने से बचना चाहिए। ये जो वोटर अधिकार यात्रा, पुनः मैं दोहराता हूँ कि इसमें जनता की भागीदारी आपने देखा है, आपने कवर किया है इस कार्यक्रम जी। जिस भारी संख्या में बिहार की जनता आ रही है वो इस बात का प्रमाण है कि हम जो बात उठा रहे हैं बेमानी नहीं। आ रहा हूं थोड़ी देर बस। मैं बहुत जरूरी जोड़ना चाहता हूं, राकेश शुक्ला साहब बड़े सीनियर पत्रकार हैं, वो कुछ बात बता रहे थे, एसआईआर को नैरेटिव बता रहे थे, तो एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि माननीय अदालत नैरेटिव पर नहीं चलती है। जो सर्वोच्च अदालत, माननीय अदालत में हम याचिकाएं दाखिल की गई है, हर डेट पर कुछ ना कुछ चीजें बाहर उभर कर आ रही है। आज 19 तारीख है, आपने देखा है कि उसको अपलोड करना है 65 लाख का जो मतदाताओं का नाम जिनका कटा है। तो आप समझिए कि जो कोर्ट में नैरेटिव नहीं चलते हैं, फैक्ट पर चलता है, और फैक्ट पर सारी बात रखी, और एडीआर भी उसमें आई है। आप जानते हैं एडीआर जितनी बड़ी जो सुधार है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी संस्था है। तो आप जानते हैं एडीआर की संस्था के बारे में हम लोग जानते हैं पिछले दिनों क्या क्या उसने किया। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एसआईआर, ये आप लोग जो कह रहे हैं, कई बार तो पॉलिटिकल पार्टी से अपोजिशन के सम्मानित साथी बोलते हैं, समझ में आती है। पत्रकार के साथ कई बार, मैं अदब के और सम्मान के साथ कह रहा हूँ, बहुत सीनियर साथी है, कई बार जो सत्ता से सवाल करने के बाद जो विपक्ष से सवाल करने ले देखिए, सत्ता से भी पूरा सवाल है। धनंजय जी से हमने अभी सवाल किया या नहीं किया सवाल, लेकिन आप जो तमाम बातें कह रहे हैं श्याम जी, मैं वो जरा एक बात बोल के फिर धनंजय जी से जवाब लूंगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं आज का एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। आज गया से आपके प्रोग्राम की शुरुआत होनी थी, ठीक? गया में आपके नेता ने और राहुल जी ने मिलकर के मंदिर में पूजन दर्शन का कार्यक्रम रखा था, ठीक? आपने उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया।
लोग वहां पर काफी नाराज दिख रहे थे। अगर वो कल को आपको वोट डालने ना जाए या किसी को वोट, दूसरे को वोट डाल दें, तो आप वोट चोरी का आरोप लगाएंगे कि वोट चोरी हो गई। मैं ये कह रहा हूं, मैं बार बार अपने इसमें पंचायत में उठा भी रहा था कि जनमत को जीतिए ना जी। जिस तरह जनमत को आप कई राज्यों में जीतते हैं, उसी तरह से जनमत को जीतिए, देश भर में जीतिए, तो फिर आपको इस तरह की शिकायत नहीं रहेगी, इस तरह के हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। धनंजय जी का जवाब, उसके बाद फिर बाकी लोगों के पास। धनंजय, चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शन हुए थे उसके लालचंद जी, अब जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए धनंजय जी। लालचंद जी, बिहार में जो वोट जुगाड़ यात्रा चल रही है, आप इतनी विसंगतियां इसकी देखिए। नया नाम दे दिया आपने, जो वोट जुगाड़ यात्रा जो चल रही है, या इसको भूल सुधार यात्रा भी आप कह सकते हैं। सहयोगी को दरकिनार कर कांग्रेस भारत ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, परिणाम शून्य आया। यात्रा खाट यात्रा के बाद यूपी में कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई। सहयोगियों को साथ लेकर चलने की नई कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता खुद आरजेडी की पालकी ढोते ढोते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे छिल गए। वो लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते ढोने के लिए नहीं तैयार है। और राहुल गांधी जी का इल्जाम है कि भाई मैं निकलता हूं तो भीड़ बहुत निकलती है। अरे भाई, भीड़ और वोट में अंतर होता है। मदारी भी रोड पर निकल जाए तो दुनिया भर की भीड़ जमा हो जाती है। तो क्या मदारी से कोई माइलस्टोन थोड़े क्रिएट कर देगा? जब आप चाहते ही नहीं, लालू जी चाहते हैं कि हमारे बेटवा धनुष तोड़े, हमारे बेटवा मुख्यमंत्री बने, ये उनका बेटवा कह रहा है कि राहुल जी, तो आप ये मान रहे हैं कि वहां पर भीड़ उमड़ रही है? आप ये मान रहे हैं कि भीड़ आ रही है धनंजय जी? भीड़, आप तो भैंसों को रोड पर छोड़ दीजिए, भीड़ आ जाएगी। भीड़ तो बिहार भारत में भीड़ तो किसी कारण से आ जाएगी, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? भीड़ और वोट के बेसिक अंतर को समझने के लिए लालचंद जी, आप भारतवर्ष में कुछ भी करिए, 140 करोड़ की आबादी के देश में आप कुछ भी करिए, रोड पर भैंसों की दौड़ करा दीजिए, भीड़ आ जाएगी। आप कुछ भी करा दीजिए, बंदर का लालच करा दीजिए, भीड़ आ जाएगी। भीड़ और वोट के वही वाला ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो सीएसटीएस कौन खड़ा करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इस देश का जिनकी जनता ये जानती है कि मैं लालू परिवार की पालकी नहीं ढोऊंगा, मैं कांग्रेस परिवार की पालकी नहीं ढोऊंगा, मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलूंगा। दो और नाम है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी का, दो और नाम है जो कि वहां पर बिल्कुल जिसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं। ठीक है, कन्हैया और कृष्णा दो लगाए हैं कांग्रेस ने। और श्याम कुमार जी की प्रतिक्रिया, पहले श्याम कुमार जी की छोटी सी प्रतिक्रिया। श्याम कुमार जी बोलिए। एक टेलीफोन ले लीजिएगा। हाँ बोलिए ना श्याम कुमार जी। मैं बहुत साफ शब्द में कह रहा हूं कि बीजेपी पिछले 30 वर्षों में एकदम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं खोज पाई, अपने भरोसे चल नहीं पाती है, 43 पर मुख्यमंत्री बनाती है। समझिएगा, ये सब दीजिए चुनौती बीजेपी को, बिल्कुल दीजिए। लोकतंत्र में सबसे बड़े दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, 43 पर मुख्यमंत्री है, और ये हमें बता रहे हैं। बड़े एक्चुअली मैं क्या बताऊं, वहां की जनता जो सड़कों पर आ रही है, इस तरह के अपमानित भाषा बोलने से बचना चाहिए। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। ठीक है, संजय गिरी साहब हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, कई बार हम लोग चैनल पर साथ आए हैं। ठीक है श्याम जी, इस तरह से ना बोलिए। ठीक है, समझदार है, ऋषि जी की बारी। अब आपके आपके ही सहयोग से ऋषि जी की बारी। ऋषि जी बोलिए। ऋषि जी बताइए। देखिए राहुल गांधी गया में हनुमान मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, ये खबर बन गई। लेकिन कल औरंगाबाद राहुल गांधी सूर्यदेव मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की, ये खबर नहीं बनी। इसलिए खबर नहीं बनी कि लोगों से आपने कनेक्ट किया तो क्या? अरे सुन तो लीजिए, कैसे नैरेटिव तय किया जाता है। कल आपने खबर चलाई थी क्या? आप दिखा दीजिए वो बाइक क्यों? जो प्रोग्राम राहुल गांधी का है उसमें पूरा वो चला होगा। आप दिखाइए हमें। मैं चैलेंज करता हूं कि नहीं चला होगा ये खबर। लेकिन ये राहुल गांधी मीडिया पर ये खबर चली है। आपने कांग्रेस का पक्ष जाना चाहा कि राहुल गांधी आज गृह मंदिर में क्यों नहीं गए हैं, और कल औरंगाबाद में गए तो खबर नहीं। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच है, ये कम से कम नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग नाराज हुए नहीं जाने से, उनको कांग्रेस समझा ले। राहुल गांधी के रोड शो में, राहुल गांधी की यात्रा में जिस प्रकार से दिल्ली में भीड़ जो आ रही है, ये कार्यकर्ताओं का भीड़ नहीं है, आम आवाम का भीड़ है। ठीक है, इससे कहने के ठीक है, बस खाली अगर परिणाम अगर अपने मुताबिक ना आए तो ये मत कहिएगा कि वोट चोरी हो गई, वोट ये मत कहिएगा। मैं यही चाहता हूं। राकेश जी ये बताइए कि बिहार की राजनीति में जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसमें एक सवाल फिर वही बात कि क्या इस यात्रा के जरिए यह भी व्यवस्था की जा रही है कि अगर नतीजे अपने पक्ष में नहीं आए तो बोल देंगे कि भाई ऐसी गड़बड़ी हो गई थी? देखिए क्या होता है, जब
चेहरे पे, नेतृत्व के चेहरे पे खरोंच की आशंका होती है तो कोई ना कोई एक आधार ढूंढा जाता है, और ये आधार 2009 में भी ढूंढा गया था जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईवीएम के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था। और तब ये था कि लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पे खरोंच आने की संभावना थी और लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। लेकिन उस मुद्दे को लेके तो कांग्रेस गले लगा ली और लगातार आप देखिए कांग्रेस ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रही थी। लेकिन जब उसको लगा कि अब ईवीएम कार्ड चलने वाला नहीं है तो अब वो एक नया नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। तो आप ये मान के चलें कि जो अभी सोशल मीडिया पे आंकड़ा पड़ा है उसके हिसाब से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 37 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। तो ऐसे में अब जो फिर से चुनाव की बारी है और उसमें कांग्रेस उतर रही है तो उसमें राहुल गांधी जी का चेहरा फिर से खरोंच में ना आए, इसके लिए चुनाव आयोग को आधार बनाया। अब देखिए राकेश जी को आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस पर सवाल उठाया, 2009 की बीजेपी पर भी सवाल उठा गए। राकेश जी बोलिए। ऋषि जी देखिए अब 2015 में अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नारे लगाए थे बिहार में, कितने सीटें आए, ये भी हमारे पत्रकार साहब को कहना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, धनंजय जी छोटी सी टिप्पणी, धनंजय जी छोटी सी टिप्पणी। तीनों राज्य हारे थे। देखिए लालचंद जी, हाँ समय समाप्त हो रहा है, छोटी छोटी टिप्पणी कर लीजिए। लालचंद जी पिछले 6 वर्षों में जो डाटा दे रहे हैं 36 चुनाव हारने का राकेश जी भाई साहब, मैं सम्मान से कह रहा हूं कि 6 वर्षों में 36 चुनाव राहुल गांधी हारे हैं। अभी तक के राहुल गांधी के कार्यकाल में जब से राहुल गांधी नेतृत्व संभाले टोटल 90 चुनाव हारे हैं। इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, विश्व विक्रम बनाया है। 10 चुनाव और हार जाएंगे तो शतक लगा देंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जी चुनाव हारने के, शतक लगाने के बहुत करीब है और बहुत जल्दी उनको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। का शुक्रिया, शतक लगाने का रिकॉर्ड। शुक्रिया ऋषि शंकर मिश्रा जी, शुक्रिया राकेश शुक्ला जी, शुक्रिया धनंजय जी, शुक्रिया श्याम जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देखिए चाहे चुनाव में, लोकतंत्र में जीत हार सब कुछ लगी रहती है, कभी जीत मिलेगी कभी हार मिलेगी, उसको सहज भाव से लीजिए। ठीक है, कभी बहाना भी ढूंढते हैं, ढूंढिए, लेकिन इस तरह की धमकी तो नहीं चलेगी, नहीं होनी चाहिए। इसकी निश्चित तौर पर यह चिंता पैदा करती है। इसी चिंता को अपने ज़हन में रख करके आज हम पंचायत कर रहे थे कि ये इस तरह की धमकी, वो भी बार बार, वो भी किसके द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। इसीलिए आज पंचायत की पड़ताल की और लगातार इस तरह की पड़ताल करते रहेंगे जब कभी भी हमें लोकतंत्र को लेकर थोड़ी सी भी चिंता होगी। तो आज की 5 की पंचायत में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति पूरी टीम को, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।